आज मैं तुम्हें ऐसी 10 क्वर्क के बारे में बताने वाला हूं जो कि माय हीरो एकेडेमिया के वर्ल्ड में पूरे बैलेंस को ही चेंज कर देती है। एंड अगर ये क्वर्क वॉर में उतरती है ना तो वॉर का पलड़ा ही चेंज हो जाता है। 10 नंबर पे मैंने रखा है इरेजर को, जो कि अपने आइजावा की क्वर्क है। भाई देखो, इस पूरे वर्ल्ड में क्वर्क से लोग भरे हुए हैं एंड इससे बढ़िया क्वर्क क्या हो सकती है कि तुम दूसरे की ही क्वर्क को इरेज कर सकते हो। बेसिकली अपने आइजावा भाई साहब किसी को भी अपनी आंख से देखते हैं तो उसकी क्वर्क ही मिट जाती है एंड वो अपनी क्वर्क की पावर को यूज ही नहीं कर सकता। तो ये फर्क नहीं पड़ता कि उसकी क्वर्क कितनी ज्यादा ब्रोकन थी, जब वो उसको यूज ही नहीं कर पाएगा तो क्या करेगा। एंड आइजावा ने खुद को ऐसे भी ट्रेन किया है कि वो क्वर्क के बिना लड़ पाए, तो इसकी वजह से वो बंदा ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। उसकी वीकनेस एक जरूर है कि जब वो ब्लिंक करता है तो उसकी पावर चेंज हो जाती है, बेसिकली खत्म हो जाती है। लेकिन उसके अलावा भाई उसकी कोई भी वीकनेस नहीं है, वो शिगाराकी के सामने भी लड़ता है। एंड यस, ऑल फॉर वन के पास तो बहुत सारी क्वर्क्स थी, लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट क्वर्क्स होती है ना, जैसे कि हीलिंग वाली हो गई, वो उसको इरेज करके रह रहा होता है। 9 नंबर पे मैंने एक्सप्लोजन को रखा है, जिसका यूजर है बाकुगो। वैसे तो तुमने इसको बहुत ज्यादा देखा होगा सीरीज में, क्योंकि ये वन ऑफ आवर मेन कैरेक्टर है, लेकिन फिर भी इसकी थोड़ी फीट्स की बात करें तो ये अपने हाथ के पसीने को स्टोर करता है, देन उसको ही यूज करता है एक्सप्लोजन करने के लिए। एंड ये अपने एक्सप्लोजंस को बहुत ज्यादा क्रिएटिवली यूज करता है, जिससे वो अपनी स्पीड को बढ़ा देता है, यहां तक कि वो उससे उड़ता भी है। ऑब्वियसली इसकी अटैक पावर तो बहुत ज्यादा ही होती है। शिगाराकी की फाइट के दौरान वो उससे बहुत बार लड़ता है, उसको बहुत ज्यादा स्टैगर भी करता है, यहां तक कि शिगाराकी भी उससे बहुत ज्यादा अनॉय हो जाता है। ऑल फॉर वन को भी वो बहुत ज्यादा डैमेज देता है, वो ऑल माइट को बचाता है। एंड यहां तक कि जब उसका हार्ट रुक गया होता है ना, बेसिकली वो डेड हो गया होता है, फिर भी वो जिंदा हो जाता है एंड वापस से लड़ता है। मतलब उसके लिए तो तुम्हें बाकुगो को क्रेडिट देना ही पड़ेगा कि वो बहुत ही ज्यादा अच्छा हीरो है, लेकिन अभी भी वो बहुत ज्यादा ग्रो कर सकता है फ्यूचर में। 8th पोजीशन पे मैंने रखा है हाफ कोल्ड हाफ हॉट को, जिसका यूजर है तोदोरोकी। अभी मुझे पता है ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, कुछ लोग कहेंगे बाकुगो ऊपर आएगा, कुछ कहेंगे तोदोरोकी ऊपर आएगा, लेकिन फर्स्ट हियर मी आउट। उसकी जो क्वर्क है ना वो बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड है। फायर से वो अटैक कर सकता है एंड जो आइस है उससे वो खुद को डिफेंड कर सकता है। बेसिकली उसका जो बाप था एंडेवर, उसका भी यही गोल था कि मैं एक अल्टीमेट चाइल्ड को बनाऊं जिसके पास अल्टीमेट क्वर्क हो, एंड वो काइंड ऑफ सक्सेसफुल भी होता है। हमने तोदोरोकी भाई साहब को देखा है वो कितना ज्यादा स्मार्टली यूज करता है अपनी क्वर्क को। जैसे कि बैटलफील्ड में वो पूरी बैटलफील्ड को ही फ्रीज कर देता है अपनी आइस से, वो डाबी के सामने भी लड़ रहा होता है। वैसे तो एंडेवर उसके साथ होता है, लेकिन फिर भी डाबू जितना ज्यादा स्ट्रांग है ना, तो मैं तोदोरोकी को भी थोड़ा क्रेडिट तो देना ही पड़ेगा कि वो बंदा भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। उसने शिगाराकी की जो टाइमलाइन स्पीड होती है ना, उसमें पंच मारा था। बेसिकली तुम सोचो वो कितना ज्यादा फास्ट होगा। एंड बाकुगो की तरह तोदोरोकी भी फ्यूचर में अभी बहुत ज्यादा ग्रो कर सकता है। 7th पोजीशन पे मैंने रखा है हेलफ्लेम क्वर्क को, जिसके हम 2 यूजर मान सकते हैं, फर्स्ट है एंडेवर एंड दूसरा है डाबी। एंडेवर की बात करें तो वो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो माना जाता है ऑफ ऑल टाइम, उसके आगे सिर्फ ऑल माइट था। उसकी फ्लेम की पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, अपने फ्लेम से वो बहुत ज्यादा इंटेंस अटैक मार सकता था, यहां तक वो एक नोमो को लिटरली सोलो कर देता है, बेसिकली अकेले लड़ता है उसके साथ। वैसे तो हॉक उसकी थोड़ी मदद कर रहा होता है, लेकिन फिर भी तुम सोचो बंदे ने ओवर पावर कर दिया उसको अकेले ही। एंड ऑल माइट जब रिटायर हो जाता है तो उसके बाद सब लोग एंडेवर के सामने ही देख रहे होते हैं। अगर डाबी की बात करें तो उसकी जो फ्लेम है ना वो एंडेवर से भी ज्यादा स्ट्रांग मानी जाती है, लेकिन उसके बाद तो यही है कि उन दोनों की बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रांग फ्लेम को हैंडल नहीं कर पाती है, स्पेशली जो डाबी की बॉडी होती है वो। एंड इसकी वजह से वो हर बार अपनी बॉडी को ही डैमेज करता रहता है। लेकिन अगर हम स्विर क्वर्क की बात करें तो उसकी क्वर्क भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी। 6th पोजीशन पे मैंने रखा है रिवाइंड क्वर्क को, जिसकी यूजर है हैरी। अभी ये क्वर्क बहुत ही ज्यादा ब्रोकन होती है, जैसे तुम्हें लग रहा है इसका क्वर्क का नाम सुन के। बेसिकली ये कोई भी चीज को रिवाइंड कर सकती है। अगर तुम्हारी क्वर्क चली गई हो, जैसे कि लमीलियन की चली गई थी, तो वो उसको रिवाइंड कर देती है। अगर तुम्हें कुछ लगा हो तो वो उसको हील कर सकती है। ये तुम्हें बच्चे में कन्वर्ट कर सकती है, यहां तक कि जब तुम थे भी नहीं ना वहां तक तुम्हें ले जा सकती है। बेसिकली बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड होती है इसकी क्वर्क, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि उसको उसके बदले में अपनी लाइफ एनर्जी देनी पड़ती है। क्योंकि वो अभी बच्ची होती है तो अपनी क्वर्क को यूज नहीं कर पा रही होती है ठीक से, लेकिन फिर भी जब डेकू फाइट कर रहा होता है ओवरऑल से, तो डेकू को वो इन्फिनिट रीजनरेशन दे देती है, जिसकी वजह से डेकू भाई साहब अपनी फुल पावर को यूज कर पाते हैं। यहां तक कि जो काई चिसाकी होता है वो उसको भी बच्चे में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि वो कुछ कर ही ना पाए। एंड इसकी वजह से इसकी क्वर्क बहुत ज्यादा ओवर पावर होती है। 5th पोजीशन पे मैंने रखा है ओवरऑल को, जिसका यूजर है काई चिसाकी। अभी इस बंदे की पावर अलग ही लेवल पे थी, यही एरी को यूज कर रहा था। वैसे तो ये किसी भी बंदे को डिस्ट्रॉय कर सकता है, बेसिकली किसी भी मैटर को डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसको वापस से रिकंस्ट्रक्ट कर सकता है। ऐसे वो हील भी कर सकता है दूसरे लोगों को, खुद को भी हील कर सकता है। एंड इसके अलावा दूसरी चीजों के साथ फ्यूज भी हो सकता है, दूसरे मॉन्स्टर्स के साथ वो फ्यूज हो सकता है। एंड इसकी वजह से डेकू को अपनी फुल पावर यूज करनी पड़ी थी। सोचो, वन फॉर ऑल को अपनी पूरी पावर यूज करनी पड़ी थी इस बंदे को हराने के लिए, उसको ओवर पावर करने के लिए। एंड ये तब था जब एरी कॉन्स्टेंटली डेकू को रीजनरेट कर रही थी, मतलब इतना ज्यादा स्ट्रांग था ये वाला बंदा। एंड मेरे हिसाब से अगर ये शिगाराकी के साथ होता, वो उसकी क्वर्क को थोड़ी और इनहांस कर देते ना, तो जो फाइनल वॉर होती है वो 10 चैप्टर में ही खत्म हो जाती है। अब शिगाराकी की बात की है तो 4th नंबर पे आते हैं अपने शिगाराकी भाई साहब, जिसकी क्वर्क है डीके। एंड जब ये अवेकन्ड हो जाती है ना तो भाई खत्म ही हो जाती है, मतलब ये अपने मेन विलन होता है वैसे भी सीरीज का। इसकी डीके क्वर्क से सारी चीजें ही तबाह हो जाती है। पहले तो उसको टच करना पड़ता था, लेकिन जब वो अवेकन्ड हो जाती है तो उसको टच करने की भी जरूरत नहीं थी, मतलब ऐसे ही सारी चीजें डीके हो रही होती है। एंड ये बहुत ज्यादा टॉप क्लास हीरोज को भी हराता है, जैसे कि
कि एंडेवर हो गया, बाकुगो हो गया, स्टार एंड स्ट्राइप्स हो गई, इन सबके सामने वो लड़ता है। या ये बात जरूर है कि उस टाइम पे उसके पास ऑल फॉर वन की भी पावर थी, जिससे वो मल्टीपल क्वर्क को यूज कर रहा था। लेकिन डीके की तुम भूल नहीं सकते, वो बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड क्वर्क है। थर्ड नंबर पे मैंने रखा है न्यू ऑर्डर को, जिसकी यूजर है स्टार एंड स्ट्राइप्स। एंड यहाँ पे जो चीजें होती है ना, वो क्रेजी होना स्टार्ट हो जाती है। इसकी क्वर्क की बस वीकनेस ये है कि तुम्हें किसी भी चीज का नाम पता होना चाहिए। एंड जब इसको तुम्हारा नाम पता हो जाता है तो ये कुछ भी कर सकती है तुम्हारे साथ। बेसिकली अगर हम दोनों की फाइट हो रही है, मेरे पास एक क्वर्क न्यू ऑर्डर की, मैं तुम्हें कहूंगा कि ओ भाई अगर तू हिला ना तो तू मर जाएगा, तो तू भाई अगर हिलेगा तो तू मर ही जाएगा। इतनी ज्यादा ब्रोकन होती है इसकी क्वर्क। ये शिगाराकी के सामने लड़ती है, उसको ऑलमोस्ट डिफीट भी कर देती है। बस बात ये होती है कि शिगाराकी उसकी क्वर्क चुराने के लिए आ रहा होता है, वो नहीं चाहती थी कि ये हो, तो इसकी वजह से वो खुद ही अपनी क्वर्क को डिस्ट्रॉय कर देती है। ये एटमॉस्फेयर को कंट्रोल कर सकती है एंड एटम्स तक को भी ये कंट्रोल कर सकती है। मतलब बहुत ही ज्यादा ब्रोकन होती है इसकी क्वर्क। बस बात ये है कि प्लॉट की वजह से ये लड़की हार गई। वैसे ही ये अमेरिका के फर्स्ट नंबर की हीरो थी एंड मुझे लगता है अगर इसको थोड़ा और ज्यादा चांस दिया होता ना तो ये बहुत ज्यादा ब्रोकन हो जाती है एंड शिगाराकी को पहले ही हरा देती। अब आ जाते हैं अपने टॉप 2 के ऊपर। एंड मुझे पता है तुमने गेस कर ही लिया होगा, एक होगा ऑल फॉर वन, दूसरा होगा वन फॉर ऑल। लेकिन कौन सी क्वर्क कौन से पोजीशन पे आती है? अभी मेरी रीजनिंग सिंपल है, मैंने सेकंड पे रखा है वन फॉर ऑल को एंड फर्स्ट नंबर पे रखा है ऑल फॉर वन को। क्यों? क्योंकि देखो जो वन फॉर ऑल क्वर्क है ना, वो ऑन इट्स ओन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। जब ऑल फॉर वन अपने भाई को ये क्वर्क देता है तो उसके भाई के पास ये क्वर्क होती है कि वो खुद की क्वर्क दूसरे बंदे को दे पाए। एंड इसकी वजह से ही जो वन फॉर ऑल होती है, उस बंदे की क्वर्क होती है, वो कंबाइन हो जाती है ताकि पास होती रहे ये क्वर्क। उसके अलावा बाकी यूजर की भी क्वर्क उसमें मिल जाती है, जैसे कि गियर शिफ्ट हो गया, फाजिन हो गया, डेंजर सेंस हो गया। एंड अल्टीमेटली अपने ऑलमाइट भाई साहब आते हैं, इस क्वर्क को ऊंचाई तक ले जाते हैं एंड इसको बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं स्पीड एंड स्ट्रेंथ में। एंड तुम सोचो भाई, जो भी वन फॉर ऑल यूजर्स थे ना, उन सारे लोगों ने ऑल फॉर वन के सामने फाइट की थी। अपने ऑलमाइट भाई साहब उसको ऑलमोस्ट डिफीट कर देते हैं, लेकिन फिर भी मर नहीं पाते। अपने डेकू भाई साहब भी मारते हैं उसको एंड तभी भी उसको अपनी खुद की क्वर्क को सैक्रिफाइस करना पड़ता है क्योंकि उसको शिगाराकी को बचाना था। तो वन फॉर ऑल ये स्ट्रॉन्ग बहुत ज्यादा है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग इसकी वजह से ही है क्योंकि वो पास डाउन होते रहे एंड कंपाउंडिंग इफेक्ट हुआ। वो ऑन इट्स ओन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी एंड इसकी वजह से ही मैंने फर्स्ट नंबर पे रखा है ऑल फॉर वन को, जिससे तुम लिटरली किसी की भी क्वर्क को ले सकते हो। अपना जो मेन विलन होता है उसके पास हजारों क्वर्क पड़ी हुई थी, किसी भी बंदे की वो क्वर्क को ले सकता था, उसको एम्पलीफाई कर सकता था, यूज कर सकता था एंड इसकी वजह से वो मेन विलन बना। मेरी टॉप 10 लिस्ट तो ये थी। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं भाई इस पोजीशन पे ये आना चाहिए था या फिर इस बंदे की रैंकिंग और थोड़ी हाई होनी चाहिए थी, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। लेकिन जब बताओ ना तो थोड़े रीजंस के साथ बताना, मतलब ऐसे ही मत लिख देना, ताकि मुझे भी पता चले, इन्फॉर्मेशन थोड़ी ज्यादा फैले। जो लोग कमेंट्स देख रहे होंगे उनको भी थोड़ी कोई नई चीज पता चले। तुम मेरी लिस्ट से एग्री करते हो कि नहीं, ये भी कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।